पॉपुलेशन के मेजर कंपोनेंट हैं बर्थ रेट, डेथ रेट एवं माइग्रेशन, और इन्हीं से जुड़ा है डेमोग्रेशन ट्रांजेक्शन मॉडल, जो हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में बताता है कि किस प्रकार से हमारा एक ग्रामीण समाज एक नगरीय समाज में परिवर्तित हो गया है। तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2, जनसंख्या के प्रमुख घटक एवं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है जन्म दर, दूसरा घटक है मृत्यु दर और तीसरा घटक है प्रवास या माइग्रेशन। जन्म दर क्या होता है? जन्म दर मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में मृत्यु की अपेक्षा जन्मों का अधिक होना ही जन्म दर है, और मृत्यु दर किसी भी क्षेत्र में जन्म दर से अधिक मृत्यु का होना ही क्या है? मृत्यु दर है। और प्रवास मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ही प्रवास कहते हैं। यह प्रवास राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है, गांव से गांव भी हो सकता है और गांव से शहर भी हो सकता है। भारत में सर्वाधिक प्रवास गांव से गांव तक किया जाता है। प्रवास से मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 3 या 4 दिन के लिए अपने गंतव्य या मूल ओरिजिन स्थान से कहीं पर दूर चला गया, तो वह प्रवास नहीं है। जैसे कि अवकाश काल में छुट्टियां मनाने लोग शिमला कुल्लू मनाली जाते हैं, यह प्रवास का उदाहरण नहीं माना जाएगा। प्रवास तब माना जाएगा कि जब लोग 6 महीने से अधिक अपने मूल स्थान या ओरिजिन से दूर रहे, तो उस श्रेणी को अपन प्रवास की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो चलिए आइए विस्तार से इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यह है जन्म दर, अधोषित जन्म दर। अधोषित जन्म दर को बोलेंगे अपन क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का मतलब है कि किसी भी जनसंख्या में महिलाओं ने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, उसे बोलेंगे अपन क्रूड बर्थ रेट। यह संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में देखी जाती है और इसमें सिर्फ सजीव बच्चों को ही जन्म किया जाता है। यदि कोई बच्चा डिलीवरी के दौरान या प्रसव के दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसमें अधोषित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। उच्च का मतलब यह है कि किसी भी देश में प्रति महिलाओं द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, तो वहां पर जनसंख्या उच्च होगी। और यदि किसी देश की जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है, जैसे कि यूरोपियन देश, वहां पर जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है, तो वहां पर स्त्रियों द्वारा बच्चों को जन्म बहुत कम दिया जाएगा, तो उस देश में जनसंख्या का आकार भी छोटा होगा एवं उस देश में जनसंख्या का घनत्व भी कम होगा। इस प्रकार अपन यह देखते हैं कि उच्च जनसंख्या कहां पर पाई जाएगी? उच्च जनसंख्या वहां पर पाई जाएगी जहां पर तकनीकी का स्तर अभी तक बहुत कम है, जैसे कि अफ्रीकन देश, कुछ विकासशील देश जैसे कि भारत, अफ्रीका कुछ देश, नाइजीरिया, और एशिया के देश में बांग्लादेश, और अति उच्च जहां पर जन्म बहुत कम दिए जाते हैं, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, कुछ देश यूरोप में जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम, यूएसए के विभिन्न राज्य जहां पर जन्म को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद मृत्यु दर का मतलब है कि जनसंख्या में से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उसको कहते हैं मृत्यु दर। यह भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यदि किसी देश की मृत्यु दर बहुत अधिक है, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश में तकनीकी का विकास बहुत कम है और वह देश प्रथम चरण में है, यानी कि वह देश एक विकासशील और कृषि कार्य पर अधिक निर्भर है। कृषि कार्य पर अधिक निर्भर होता भी तो तकनीकी का विकास उसमें हुआ ही नहीं। इस प्रकार मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से ही होती है। इसका मतलब यह है
कि यह जरूरी नहीं कि किसी देश में अधिक मृत्यु हो रही हो तभी मृत्यु घटे। यह भी हो सकता है कि किसी देश में जन्म ही ना हो रहा हो, जैसे कि यूरोप की जो मृत्यु वो है बर्थ रेट वो नेगेटिव है। यूरोप, अमेरिका, इसके बाद जापान, यहाँ पर बच्चों को पैदा करने की प्राथमिकता ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यह बहुत सभ्य एवं विकसित समाज है और यहाँ पर जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है। यहाँ की जीवन प्रत्याशा है +80 एज, 80 से ज्यादा लोग जीते हैं, जबकि विकसित देशों में 80 से अधिक जीते, जबकि विकासशील देशों में सिर्फ 60 साल तक ही लोग जीते हैं, उसके बाद लोग मर जाते हैं। यह अपन देखते हैं कि क्योंकि यूरोप में अच्छी चिकित्सा सुविधा होने के कारण वहां पर तकनीकी विकास अधिक हुआ, इसलिए लोग वहां पर ये बर्थ रेट को प्रोड्यूस ही नहीं करते, उसको प्राथमिकता ही नहीं देते। और इसका थर्ड कंपोनेंट है प्रवास। प्रवास किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व एवं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे कि इसमें देखते हैं, प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे भी किसी भी क्षेत्र से लोग पलायन कर जाते मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते, क्योंकि वह कारक उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और कुछ लोग मजबूरी से उस देश को छोड़ते हैं, तो वह मजबूरी से छोड़ने को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रतिकर्षण। मजबूरी से देश छोड़ रहे हैं। मजबूरी से क्यों छोड़े? क्योंकि उस देश में राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, बहुत ज्यादा महिला शोषण होगा। इस प्रकार से अपन ये देखते हैं कि प्रवास भी जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान मतलब ओरिजिन पॉइंट को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान जहां पर अपन पहुंचे पर आकर बसना दोनों सम्मिलित किया जाता है। बेसिकली यह देखा जाता है कि जहां से लोग जाते हैं वहां से प्रतिभाशाली लोग जाते हैं। जैसे कि भारत से लोग यूएसए काम करने के लिए जाते हैं, तो जो भारत में बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वह यूएसए जाएगा। और यूएसए से कौन लोग आते हैं भारत में? यूएसए से कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो या तो चिकित्सा उपचार के लिए आते हैं, जिसको कहते हैं अपन मेडिकल टूरिज्म में प्रकृति में रहकर इसका उपचार किया जाता है। जिस स्थान से व्यक्ति विशेष जाते हैं उस स्थान में प्रतिभा की कमी हो जाती है। जब डॉक्टर इंजीनियर भारत को छोड़कर जाएंगे तो भारत अमेरिका से सेवा लेगा और जिससे भारत की जीडीपी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्रवास स्थायी व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। मतलब कि कुछ लोग स्थायी रूप से किसी देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाएं, या मौसमी दो प्रकार का हो सकता है, या अप डाउन करें, मतलब कि समर सीजन में चले गए विंटर सीजन में आ गए, विंटर सीजन में चले गए समर सीजन में आ गए। इस प्रकार से अप डाउन भी प्रवास का ही एक रूप है। यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। जैसे कि यह देखा जाए, यदि एक कंसेप्ट यह देखा जाए, जैसे गांवों से शहर, गांव से शहरों में पुरुष लोग ज्यादा जाते हैं, तो गांव में अत्यधिक महिला एवं बुजुर्गों की संख्या में कमी हो जाती है। इसी प्रकार शहरों में अत्यधिक पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, इससे लिंग अनुपात में बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। और इसी प्रकार यह देखा जाए कि शहरों से अंतर्राष्ट्रीय शहरों में लोग काम करने जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा रहती है, तो अपने गंतव्य स्थान ओरिजिन पॉइंट पर बच्चे आश्रित जनसंख्या अधिक हो जाती है, तो प्रतिभा पलायन बाहर हो जाती है। प्रतिभा पलायन कौन है? प्रतिभा पलायन है ये पुरुष जनसंख्या, ये बाहर चले जाती है, तो इससे लिंग अनुपात पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब प्रवास के कारण प्रवास क्यों होता है? प्रवास के आकर्षक कारक और प्रवास के प्रतिकर्षक कारक। आकर्षक मतलब ये है कि लोग उस स्टेज पर या उस जगह क्यों खिंच रहे हैं, और प्रतिकर्षण मतलब है कि लोग वहां से बाहर जा रहे हैं या उनको अच्छा नहीं लग रहा तो वह देश छोड़कर ही जा रहे हैं। अब प्रवास के आकर्षक कारक देखेंगे। प्रवास के आकर्षक कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जैसे कि लोग भारत को छोड़कर यूएसए जाते हैं,
क्योंकि यूएसए में अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी, इसलिए लोग भारत जैसे विकासशील देशों से भारत को छोड़कर यूएसए जाते हैं। यूएसए पे उन्हें कैपिटल अधिक मिलती है, अधिक अच्छा रहन सहन मिलता है, अच्छी संस्कृति, अच्छी शैली का विकास होता है, इसलिए लोग ज्यादा विकासशील देशों से विकसित देशों में जाना पसंद करते हैं। अब आकर्षण के निम्न कारक है। ये माइग्रेशन हो रहा है, कोई जॉब करने के लिए जा रहा है, तो कोई स्थायी निवास के लिए जा रहा है। यह है फोर्सफुली माइग्रेशन, मतलब जबरदस्ती, राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये माइग्रेशन हो रहा है। मतलब किसी देश में राजनीतिक स्थिरता ही नहीं है, लगातार सरकारें बदल रही है, लगातार जनता सरकार का विरोध कर रही, इस वजह से लोग परेशान होकर देश छोड़ देते हैं। इसी प्रकार लगातार देश में युद्ध हो रहे हैं, जैसे कि अभी देखा जाए कि सऊदी अरब और ईरान का युद्ध, इसमें हजारों लोगों, करोड़ों लोगों ने पलायन किया। कुछ लोग देश छोड़कर अपने भारत आ गए, कुछ लोग जहाँ पर बच्चे इजराइल में पढ़ाई करते थे वो अपने ओरिजिन स्थान पर पहुंच गए। ये अपन इसमें मुख्य देखते हैं। अब आकर्षण के निम्न कारक हैं। काम के बेहतर अवसर, जैसा कि मैंने बताया कि विकासशील देशों से लोग विकसित देशों में जाते हैं क्योंकि वहां पर काम के बेहतर अवसर मिलते हैं, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन में देखा जाए कि अब विश्व में सबसे अधिक मालिन बस्ती मुंबई की धारवी है, वह बहुत गंदी बस्ती है, तो लोग वहां से अच्छी शहरों जैसे कि विदेशों में जाना अधिक पसंद करते हैं। अधिक कैपिटल के कारण, अधिक पूंजी के कारण उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, अच्छी उनको इमारतें मिल सकते हैं, अच्छा उनको रहन सहन मिल सके, इसलिए वह अपने देश छोड़कर जाते हैं। शांति व स्थायित्व, किसी देश में अधिक शांति व स्थायित्व, इसलिए लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। और इसी प्रकार अनुकूल जलवायु, जैसे कि यूरोप की जलवायु अनुकूल जलवायु मानी जाती है, जबकि भारत एवं इसके आसपास की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक आर्द्रता रहती है, एवं यूरोप में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ना अधिक गर्मी रहती और ना अधिक ठंड रहती, इसलिए लोग जलवायु के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, यदि यह देखा जाए कि कुछ शहरों में जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा ही नहीं, कुछ देखा जाए कि उस शहर में जैसे कि भोपाल में देखा जाए कि भोपाल में बहुत अधिक चोरी हो रही है, बहुत अधिक महिलाओं पर केस हो रहे हैं, बहुत अधिक महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, तो लोग यहाँ से छोड़कर बाहर इंदौर या दिल्ली की ओर पलायन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर शहरी सुविधाएं एवं जीवन यापन एवं संपत्ति का भय रहता है, चोर डाकू का अत्यधिक भय रहता है, इसलिए। नेक्स्ट, प्रवास के प्रतिकर्षक कारक। प्रवास के प्रतिकर्षक कारक उद्गम स्थल को उदासीन स्थल बनाते हैं। इस कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में उस स्थान में कुछ आपराधिक कारक हो गए, कुछ राजनीतिक कारक हो गए, कुछ सामाजिक कारक हो, कुछ आर्थिक कारक हो गए, जो लोगों को उस देश को या उस जगह को छोड़ने पर मजबूर करते हैं। ये कारक निम्न है, जैसे कि रहन सहन की निम्न दशाएं, जैसे कि मैंने बताया कि भारत में सबसे ज्यादा गरीबी एवं भुखमरी है, और इसका और एग्जांपल लिया जाए कि मुंबई की मालिन बस्ती है। मालिन बस्ती से लोग बड़े बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि मालिन बस्ती एक बहुत गंदी बस्ती है, वहां पर बहुत अधिक बीमारियां रहती हैं, लोगों का रहन सहन बहुत कम है, इस वजह से लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं। सेकंड है राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां, किसी भी देश में शांति नहीं है, उस देश में युद्ध हो रहे हैं, उस देश की सरकार जनता की नहीं सुन रही है, जनता की मांग पूरी नहीं कर रही, तो इस वजह से परेशान होकर लोग उस देश को भी छोड़ देते हैं। तीसरा है प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु में यह देखा जाए कि जैसे कि राजस्थानी एरिया है, राजस्थान में मरुस्थलीय एरिया है, तो वहां पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो लोग इस वजह से भी, जलवायु की वजह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर जाते हैं। अब वो कहेंगे हमको राजस्थान में नहीं रहना, अब हम जा रहे हैं तमिलनाडु दक्षिण में आर्द्र ह्यूमिडिटी वाली जगह पर रहेंगे। और इसी प्रकार से यह देखते हैं
कि ध्रुवीय क्षेत्रों से कुछ कुछ लोग पलायन करके यहाँ से वहां चले जाते हैं। जैसे कि भारत में देखा जाए कि जैसे कि ये माउंटेन एरिया जम्मू कश्मीर में जो कुछ जनजाति हैं जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, ये प्रजातियां ट्रांस ह्यूमन्स प्रवास करती हैं। यह गर्मियों में तो पहाड़ी के ऊपर चली जाती हैं एवं ठंडों में जब यहाँ पर बर्फ जम जाती है तो यह नीचे आ जाती है। यह भी एक प्रवास का उदाहरण है। यह भी एक जलवायु का इसको अपन उदाहरण कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाएं। यदि किसी क्षेत्र में अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर जाते हैं। जैसे कि यह देखा जाए कि जैसे कि हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप में हर साल ज्वालामुखी फटते हैं तो लोग हवाई द्वीप से माइग्रेशन होना चाहते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कि किसी भी क्षेत्र में जैसे कि तटीय इलाका है भारत का ये तटीय इलाका है, यहाँ पर बहुत अधिक चक्रवात आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम तटीय इलाकों से अंदर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो भारत के तटीय इलाकों से भी लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। यह भी किसका प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। महामारियां, उस क्षेत्र विशेष में अच्छी चिकित्सा सुविधा न होने के कारण लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे महामारियां का डर रहता है। जैसे कि महामारियां किससे फैलती है, महामारियां फैलेंगी जैसे कि गंदी बस्तियां, जैसे कि मच्छर का होना, मक्खी का होना और चूहों का होना, चूहों से प्लेग हो जाता है। अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण शहरों में लोग एक शहर को दूर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं। इसी प्रकार आर्थिक पिछड़ापन भी प्रतिकर्षण कारक को प्रभावित करता है। जैसे कि लोग काम कर रहे हैं, यह देखा जाए कि एक शहर ए है और एक शहर बी है। एक शहर ए में जैसे कि ये देखा जाए कि कोई भी एक नौकरी है, एक नौकरी में एक शहर ए में सिर्फ 300 रुपये दिन मिल रहा है, इस शहर बी में 1000 रुपये दिन मिल रहे हैं, तो लोग ए शहर को छोड़कर बी शहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ए शहर में आर्थिक पिछड़ापन है, जबकि बी शहर थोड़ा डेवलप्ड शहर है, वहां पर कैपिटल की कोई कमी नहीं है, इसलिए ए शहर खाली हो जाएगा एवं बी शहर में जनघनत्व की अधिकता हो जाएगी। अब जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। यदि किसी क्षेत्र विशेष में अनुकूल स्थिति से अधिक जनसंख्या, यह कम जनसंख्या, यह अनुकूल स्थिति से अधिक जनसंख्या हो जाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं। इसमें संसाधनों पर अत्यधिक भार। यदि किसी क्षेत्र का ही नहीं, भारत का उदाहरण लिया जाए, भारत में ओवर पॉपुलेशन है, भारत में संसाधन तो कम है और जनसंख्या अत्यधिक है। संसाधन बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत अधिक है। इससे संसाधनों पर भार पड़ता है, इससे महंगाई बढ़ जाती है इसी कारण से। दूसरा है संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास होना। जनसंख्या है तो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से संसाधनों पर ह्रास करेगी। जैसे कि वर्तमान स्थिति में पेड़ों का बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, इसी प्रकार से मृदा का बहुत तेजी से क्षरण किया जा रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, क्यों वन्य जीवों को नष्ट किया जा रहा है। यह सब ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही है। उस स्थिति में या उस जगह पर प्राकृतिक रूप से प्रकृति को बहुत अधिक छेड़खानी की जाती है, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं आती है। जैसे कि प्राकृतिक आपदा में 2013 की उत्तराखंड की आपदा, उसी प्रकार यह देखा जाए कि पिछले साल जो अमरनाथ जी की शिवलिंग है बर्फ की, वो 7 दिन में ही पिघल गई थी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिससे हीट बढ़ रही है। इस कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, एवं समुद्र के तापमान बढ़ने से शहर के शहर डूब जाएंगे। जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई। यदि किसी देश में ओवर पॉपुलेशन होगी तो वहां पर जनसंख्या की भरण पोषण में बहुत कठिनाई होगी, बहुत अत्यधिक महंगाई हो जाएगी। इस प्रकार विकास की गति का अवरोध होना। ओवर पॉपुलेशन से जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक मजदूर वर्ग है ए, एक मजदूर वर्ग बी। एक मजदूर वर्ग ने यहाँ पर
5 बच्चे पैदा कर ली, यहाँ पर एक ने 2 बच्चे पैदा करे। अब इसका 5 बच्चों का लालन पालन करना, उसकी शादी करना, सभी प्रकार के काम ए द्वारा किए जाएंगे, तो ए की पर कैपिटा इनकम बहुत कम होगी। जबकि बी द्वारा 2 बच्चों पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाएगा, तो जिससे इनकी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होगी, अच्छा देखभाल, अच्छा स्वस्थ, सब कुछ अच्छा होगा। इसी प्रकार अपन ये देखते हैं विकास भी अवरोध करता है किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी जिला को। अब जनसंख्या ह्रास के क्या परिणाम है, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? परिणाम मतलब रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके? जैसे संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम है तो वहां पर जो संसाधन है उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। जैसे कि ब्राजीलियन क्षेत्र, वहां पर संसाधन बहुत अत्यधिक है और लेकिन वहां पर जनसंख्या ही नहीं अत्यधिक घनों के कारण। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप, वहां पर अफ्रीका महाद्वीप में वर्ल्ड में सबसे अधिक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण संसाधनों का उपयोग ही नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है। जब उस देश में या उस राज्य में टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो समाज के कुछ लोग उस क्षेत्र को छोड़कर ही चले जाते हैं, जिससे अब संरचना स्थिर रह जाती, वहीं की वहीं रह जाती, उसका ग्रोथ ही नहीं होता। और इसी प्रकार देखा जाए देश के भविष्य की चिंता व निराशा में डूब जाता है। यदि किसी देश में पॉपुलेशन ही नहीं है, वहां के संसाधनों का उपयोग ही नहीं होगा। किसी देश का कैपिटल का रिसोर्स क्या है? वहां के संसाधन। जब किसी देश में पॉपुलेशन ही नहीं होगी और संसाधनों का उपयोग नहीं होगा तो उस देश की जीडीपी खत्म हो जाएगी। जीडीपी खत्म हो जाए तो वह देश डूब जाएगा, चिंताओं से ढक जाएगा। 3rd नंबर पर किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास गति से बढ़ जाने पर पड़ने वाले प्रभाव। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र विशेष में क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे भोजन की समस्या, ओवर पॉपुलेशन हो गई तो अब भोजन की समस्या हो गई। जैसे तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। किसी क्षेत्र में जैसे संसाधन है 100 और पॉपुलेशन हो गई 100, तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन तो 1000 है और संसाधन सिर्फ 100 हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, भुखमरी हो जाएगी। जैसे कि भारत जैसा देश, भारत एक ओवर पॉपुलेशन देश है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है और भारत में संसाधन है सिर्फ 80 करोड़ जनसंख्या की पूर्ति के लिए, बाकी ये ओवर पॉपुलेशन है 60 करोड़। इनका पालन कहां से होगा? इसलिए तो भारत में अत्यधिक गरीबी एवं भुखमरी है। आगे आवास की समस्या, जैसे कि एक क्षेत्र विशेष है, यहां पर जब पूरा क्षेत्र विशेष जनसंख्या से भर जाएगा तो आवास की समस्या हो जाएगी। आवास की समस्या होगी, कृषि की समस्या होगी, औद्योगिक क्षेत्रों की समस्या होगी, जमीन की समस्या हो जाएगी ओवर पॉपुलेशन के कारण। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी होती जा रही है। लाखों लोग झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं। इसी कारण से मुंबई में अत्यधिक ओवर पॉपुलेशन है। तो मुंबई में अत्यधिक ओवर पॉपुलेशन के कारण तो मुंबई के आसपास धारवी नामक एक मालिन बस्ती है, वहां पर लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि शहर में रहने के लिए पूंजी भी नहीं है और शहर में रहने के लिए जगह भी नहीं है। इसलिए लोग शहर के पास झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उनकी मजबूरी रहती है। तीसरी है बेरोजगारी। जब अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगी तो जॉब के अवसर तो समान ही है, तो उस देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पढ़े लिखे बेरोजगारी की समस्या आजकल बहुत देखी जा रही है। इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से किसी भी क्षेत्र विशेष में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। और अभी ये देखा, जैसे कि इसका उदाहरण भारत जैसे देशों में देखा जाए, फॉर्म निकलते हैं 1000, उस पे फॉर्म भराते हैं 10 लाख,
ये सब ओवर पॉपुलेशन के कारण। यदि ओवर पॉपुलेशन ना होती, पॉपुलेशन अनुकूल होती, तो 1000 फॉर्म पर ही 1000 फॉर्म भराते और देश अच्छे से चलता रहता। लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से देश में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार निम्न जीवन स्तर, अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए जीवन स्तर गिर जाता है। वही मैंने बताया कि जैसे ए परिवार है, एक बी परिवार है। ए परिवार के 5 बच्चे हैं और बी परिवार के 2 बच्चे हैं, तो इसकी पर कैपिटा इनकम 1000 रुपये महीना है, इसकी भी पर कैपिटा इनकम 1000 रुपये महीना है। यदि यह एक बच्चे पर खर्च करता है तो एक बच्चे पर इसको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि इसको एक बच्चे पर 500 रुपये खर्च करेगा। तो इसमें से इसकी पर कैपिटा इनकम बेहतर है बी की, और ए की पर कैपिटा इनकम कम है, तो ए और गरीब होता जाएगा, लेकिन बी की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, जिससे उसके जीवन स्तर भी सुधार होगा। अब है जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। जैसा कि देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कृषि भूमि लगातार कम होती जा रही है। उपजाऊ कृषि भूमियों पर लोगों ने मकान बना दिए हैं, जिससे कृषि भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान लग रहा है। जब कृषि भूमि को नुकसान लगेगा तो देश में अन्न की कमी हो जाएगी, तो देश बाहर के देशों पर निर्भर रहेगा, तो उससे देश की जीडीपी भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। यही हम देखते हैं कि बंजर भूमि है तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं। यदि कोई उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि पर बहुत ज्यादा कंक्रीट के, बहुत ज्यादा जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, इससे उपजाऊ भूमि का बहुत ज्यादा हार्स हो रहा है। हार्स मतलब बहुत ज्यादा कमी आ रही है, तो इससे भी जनसंख्या अत्यधिक दबाव के कारण कृषि पर बहुत ज्यादा कमी आ गई। और बचत में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं तथा बचत में कमी होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बचत में भी कमी आएगी। और इसी प्रकार स्वस्थ नगरों में गंदगीपन बढ़ जाता है और स्वच्छ साफ सफाई के स्तर में भी कमी आ जाती है। जैसा कि मैंने बताया, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा गंदी बस्ती होगी। जैसे कि देखा जाए दिल्ली भारत की सबसे गंदी बस्ती है, और नदियों में देखा जाए तो सबसे गंदी रिवर है यमुना रिवर। यमुना रिवर को जीवित मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वहां पर इतनी गंदगी कर दी गई यमुना रिवर में। ये गंदगी किस वजह से हुई है? दिल्ली में ओवर पॉपुलेशन है, इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से नदियों को भी गंदा किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब है सबसे महत्वपूर्ण जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि सबसे पहले एक अविकसित समाज एक विकसित समाज में किस प्रकार से चेंज हो जाता है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि एक अविकसित समाज जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, एक विकसित समाज जिसमें सेवाएं जैसे कि शिक्षा, रोजगार आदि के अवसर रहते हैं, उसमें कैसे परिवर्तित हो जाता है, तो इसके बारे में इस सिद्धांत में पढ़ते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने में मदद करता है। यह सिद्धांत इस अनुमान पर कार्य करता है कि 10 साल, 20 साल या 50 साल और 200 साल बाद उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में कितनी कमी आएगी या कितनी वृद्धि होगी। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतीहार और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन जाता है, कि किस प्रकार प्रथम अवस्था में किस प्रकार लोग अशिक्षित रहते हैं, किस प्रकार लोग खेतीहारी करते हैं, और उनसे एक शिक्षित समाज, एक औद्योगिक समाज और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। यही जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहता है। और आगे तो उस समाज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से, मतलब जब समाज बिल्कुल पिछड़ा है तो वहां पर जन्म दर भी
बहुत ज्यादा होंगी और मृत्यु दर भी ज्यादा होंगी। जैसे कि 35 बच्चों ने जन्म लिया तो 35 में से 34 बच्चे मर जाएंगे, सिर्फ एक बच्चा जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चिकित्सा सुविधा बहुत कम है। और इसी प्रकार से यह देखा जाए कि यह निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की स्थिति में आ जाते हैं। विकसित देशों में निम्न जन्म दर, बहुत कम ही बच्चों को जन्म दिया जाता है, लेकिन उनका इतना अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि वह 80 से 85 साल जीते हैं, या उनकी एज 80 से 85 साल होती है, क्योंकि वहां पर चिकित्सा सुविधा एवं टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि समाज उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर होता है। इसे ही जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले कुछ स्कॉलर हैं, उन्होंने प्रस्तावित किया है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत सबसे पहले 1929 में थॉमसन ने प्रस्तावित किया। इसके बाद 1945 में नोटिस्टीन ने इसकी 3 अवस्थाएं बताई। इसके बाद 1952 में 1952 में सीपी विलेकर ने इस सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं। आइए इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करते हैं। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार की हैं। सबसे पहली प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी धीमी होती है और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। बड़े परिवार दंपत्ति माने जाते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें उच्च मृत्यु दर, जैसे कि 100 जनसंख्या, इसमें से 35 लोगों ने जन्म लिया और इसमें से 30 लोग मर जाते हैं, तो ओवर पॉपुलेशन 5 है। मतलब स्थिर जनसंख्या रहती है, ना जनसंख्या ज्यादा अधिक बढ़ती है और ना जनसंख्या बहुत ज्यादा कम रहती है। मतलब जितने लोगों ने जन्म लिया उतने ही लोग मर जाते, उसके आसपास ही लोग मर जाते। क्यों मर जाते? क्योंकि वहां पर चिकित्सा सुविधा अच्छी ना होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं होगी तो तकनीकी अच्छी नहीं होगी तो अधिकांश लोग कृषि या प्राथमिक कार्य में क्रियाकलाप करेंगे। प्राथमिक कार्य जैसे मछली पकड़ना, खेती करना और इसके बाद प्रकृति से जुड़े खनन करना आदि, यह कार्य किया जाता है। जब यहाँ पर कुछ सुधार होता है तो यहाँ पर संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में देखा जाए कि एक परिवार में 10 से 12 बच्चे रहते हैं। यहाँ का जो पिरामिड बनाया जाता है, प्रथम अवस्था में पिरामिड बहुत चौड़ा रहता है और धीरे धीरे यह पिरामिड का आकार घटता जाता है और इनकी जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कुछ लोग 80 साल न जीकर कुछ लोग 40 साल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, 30 साल में ही मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जीवन प्रत्याशा ही अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं, चिकित्सा सुविधा ही अच्छी नहीं, इस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी है द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती है। जैसे कि भारत जैसा देश, स्टार्टिंग में तो बहुत अधिक जनसंख्या रहेगी। जनसंख्या अधिक रहने से उसे कहते हैं जनसंख्या का विस्फोट होना। जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे सरकार की नीतियों के कारण जनसंख्या में कमी आने लगेगी, तो इसे अपन कहेंगे घटती दर से बढ़ती जनसंख्या। मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में चिकित्सा की जो सुविधा है, जो टेक्नोलॉजी है, उनको अपना लिया जाता है, तो जो बच्चों की मौत हो रही थी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए तो जनसंख्या विस्फोट होता है। जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, बाद में घटने लगती है। जैसा कि मैंने बताया कि द्वितीय अवस्था में चिकित्सा सुविधा के कारण जनसंख्या बहुत अधिक विस्फोट कर जाती है,
और समय के साथ साथ सरकार की नीतियों से धीरे धीरे जनसंख्या कम होने लगती है। थर्ड, तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। अब तीसरी अवस्था में समाज बहुत डेवलप हो गया है, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, यूरोप के देश, अमेरिका के देश, भारत इसमें है, जापान, एशिया में जापान, इजराइल, इन देशों में जीवन प्रत्याशा बहुत पाई जाती है। इन देशों में उपभोक्तावादी समाज पाया जाता है, यानी इन समाज में बच्चे पैदा करने की बोल रहती ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह समाज उपभोक्तावादी समाज है। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है, जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है। इसमें यदि कोई एक बच्चे भी पैदा करता है तो भाई एक बच्चा 80 या 90 साल इसकी उम्र रहती है। तो इस जनसंख्या में इसका पिरामिड आकार, इसका आधार बहुत चौड़ा रहता है और इनकी जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक रहती है, लगभग संतुलन की स्थिति में रहती है। मतलब जितनी जनसंख्या है, जितनी मौतें हो रही उतनी ही जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आती। और समय के साथ साथ नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हो जाती है जब अत्यधिक उपभोक्तावाद समा जाता है। जैसे कि इटली में जैसे मान के चलो कि 30 बच्चे जन्म लेते हैं तो 25 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यानी यह देखा जाए कि सिर्फ 5 बच्चे, इसको अपन नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। यह भी कह दो कि 25 व्यक्ति जन्म लेते हैं और 30 व्यक्ति की मौत होती है, वो भी कितने, 90 और 100 साल में। तो यहाँ की जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है तथा तकनीकी के द्वारा विचार परिवार के आकार को नियमित कर देते हैं। मतलब अत्यधिक तकनीकी हो जाती है जिस कारण से परिवार का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है। परिवार की सोच यह रहती है कि पति, पत्नी और एक बालक, जबकि संयुक्त परिवार में एक पति, पत्नी और बहुत सारे बच्चे, यह इनकी सोच रहती है। प्रथम अवस्था है, जबकि यह तृतीय अवस्था मानी जाती है। यानी हमको पॉपुलेशन को समझने के लिए इसके कंपोनेंट और ट्रांजैक्शनल मॉडल दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह डेप्थ में पढ़ने के लिए अभी प्ले स्टोर से फ्यूपी एजुकेशन का ऐप अभी डाउनलोड कीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।